नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो लीडर्स समिट थी उसको स्किप कर दिया है। यानी कि यूएस हैज़ विड्रॉन वॉलेंटरली फ्रॉम एपेक समिट। और यूएस का विड्रॉल यहाँ पर एक बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से देखा जा रहा है। यूएस का विड्रॉल होता है और ठीक उसके बाद जी जिनपिंग का वो पूरा स्पीच आता है जहाँ पर वो चाइना को सेफेस्ट कंट्री बताते हैं ट्रेड के लिए। और फिर वो एक तरीके से चाइना का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, चाइना का जो डोमिनेंस है अब पूरे मल्टीलैटरल वर्ल्ड के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं वो स्थापित करने की पूरी कोशिश दिखाता है। ये पूरा जो स्किप किया इन्होंने इस समिट को। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये चीज़ अपने लोगों को प्रॉमिस करते रहे कि हम सुप्रीमेसी पर बिलीव करते हैं और हम सारे मल्टीलैटरल फोरम्स पे बिलीव करते हैं, मल्टीलैटरल वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। दुनिया भर की बातें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट करती रहती है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो ये पूरा जो समिट उन्होंने स्किप किया है, इससे उनका पूरा जो प्रॉमिस है वर्ल्ड के प्रति उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। और कहीं ना कहीं जो बात हमेशा से चल रही थी कि ही वॉन्ट्स टू मेक अ यूनिलैटरल वर्ल्ड, ही वॉन्ट्स यूएस सुप्रीमेसी अगेन, वो जो बात है वो पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी है। पूरे इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, स्किप करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्किप बिना विदाउट एनी रीज़न आप जब स्किप करते हो, इतनी बड़ी समिट को स्किप करते हो, जिस समिट को आपने शुरू किया है, जिस ग्लोबल मतलब इस कोऑपरेशन समिट को आपने शुरू किया है, एपेक का फाउंडिंग मेंबर्स में आप रहे हो और आज तक आपने इसको डोमिनेट करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे डिकेड्स तक आपने लगभग डोमिनेट किया भी है इसको। वहाँ से जब अचानक से आप, और इसीलिए ट्रंप को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। ट्रंप को क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही पॉइंट्स पर भी होता है कि भाई अभी तक एकदम जो यूएस की पॉलिसी थी उसका सेंटर स्टेज एशिया पैसिफिक रीजन रहा है और अचानक से एशिया पैसिफिक की इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट से ट्रंप गायब हो जाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? अब सब लोग जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इसको एकदम मतलब जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से इसको एकदम ब्लंडर के तौर पर देख रहे हैं कि मतलब ट्रंप का अजीब सा ये जो व्यवहार है वर्ल्ड के प्रति, ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में भी डालता है। और अभी इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया, वो ऑलरेडी बहुत सारा फियर क्रिएट कर चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको समझेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27 या 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ 19,999 है। इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। उसके साथ साथ में ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स होगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। प्लस इसके साथ में अनअकैडमी आपको पूरा कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट दे रहा है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, जितना भी आप मेंस के टेस्ट लिखोगे सबका इवैल्यूएशन होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और सबसे खास बात इस बैच की क्या है कि इस बैच में आपको निश्चय मेंस का जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसकी खुद की वैल्यू 10-12 हज़ार रुपये है। तो ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब देखिए क्या है कि यूएसए मतलब डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे तक पूरा कोरिया में रहे। 24 घंटे तक पूरा कोरिया में रहने के बाद उनको अब एपेक की जो लीडर्स समिट थी उसमें जाना था, ऑल लीडर समिट में, लेकिन वो उसको स्किप कर देते हैं। अब ये जो पूरा स्किप इन्होंने किया, अब हुआ क्या था कि सबसे पहले चाइना से मुलाकात हुई। अगर आपने देखा हो तो आप यहाँ पर साउथ कोरिया में जब वो गए तो उन्होंने अपना मतलब डील जो करनी थी वो किया। उन्होंने चाइना से बातचीत, ट्रेड टॉक्स किए। उन्होंने कोरिया के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया रेयर अर्थ को लेकर के। उन्होंने और दुनिया भर की, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रेयर अर्थ की एग्रीमेंट के लिए बातचीत करी है। उन्होंने भारत के साथ एक बड़ी डील होने वाली है वो भी अनाउंस किया। तो जितना उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना था उन्होंने किया, अपने फ़ायदे के लिए किया, बायलैटरल ट्रेड के लिए वो करना था उसको किया। लेकिन अगर आप एपेक के लिहाज से देखो तो ट्रंप का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल ज़ीरो रहा इसमें। मतलब सब कुछ जब चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड टॉक्स कर लिए, जब उन्होंने जी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो गई, तो उसके बाद मतलब लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एपेक जो है उसकी जो लीडर्स मीट थी, वो लीडर समिट थी, वो होने वाली थी। 80 किलोमीटर बहुत ही छोटा डिस्टेंस था जहाँ पर उनको जा करके लीडर समिट में पार्टिसिपेट करना था। शायद वो पूरे दिन का वो प्रोग्राम था, लेकिन उससे वो स्किप कर जाते हैं। सीधा चाइना के साथ वो अपनी जो भी मीटिंग थी उसको ख़त्म करते हैं। और उसके बाद फिर खबर जाती है कि भाई अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने एयरफोर्स 1 से रवाना हो रहे हैं। इस डिपार्टिंग, इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इनटू द एपेक समिट। अब ये दो चीज़ें दिखाता है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा शिफ्ट है पॉलिसी का, यूएस फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में एशिया पैसिफिक रीजन हमेशा से रहा है। आपको भी पता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में हमेशा से यूएस ने कोशिश किया है कि वो इसको डोमिनेट करे। और इसको डोमिनेट करने के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं। उसने सबसे पहले कई सारे मल्टीलैटरल फोरम्स का स्टार्ट किया, उन मल्टीलैटरल फोरम्स को डोमिनेट किया। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस हो गए या ट्राईलैटरल रिलेशंस हो गए या मल्टीलैटरल रिलेशंस हो गए, जैसे भी हो पाया यूएस ने बना करके एशिया पैसिफिक रीजन को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश की है। लेकिन ट्रंप का एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक समिट कहा जाता है
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को, उसको ही स्किप कर दिया, उसकी ही लीडर समिट से स्किप करना, ये बात साफ दिखाता है कि जो यूएस की पॉलिसी का केंद्र मुद्दा रहा है वो एशिया पैसिफिक रीजन रहा है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उससे भटक चुके हैं और वो एकदम से उससे गायब हो गए। तो जैसे ही वो चले गए उसके बाद अब ये चीज़, दूसरी चीज़ क्या दिखाती है कि जो भी इनका 24 आवर्स का विजिट था, इसमें ये बहुत सारी अपनी पर्सनल डील्स, यानी कि बायलेटरल डील्स में इन्वॉल्व हुए, कोरिया के साथ, चाइना के साथ, बाकी सबके साथ, लेकिन इन्होंने एपेक के लिहाज से कुछ भी नहीं बोला, ना एपेक के लिहाज से कुछ भी इन्होंने स्टेटमेंट पास किया। दूसरा ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में, उसको चाइना ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है। अब देखिए, ट्रंप की आदत रही है हमेशा एक अमेरिकन सुप्रीमेसी को स्थापित करने की, अमेरिका फर्स्ट का पूरा नारा दे करके वो इलेक्शन ही जीते हैं, तो वो हर जगह पर अमेरिकन सुप्रीमेसी को मतलब स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारे फोरम्स को वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसको वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे जो ट्रस्ट यूएस ने इतने सालों से बिल्ड किया है इन कंट्रीज़ के ऊपर कि यूएस उनको हमेशा प्रोटेक्शन देगा, यूएस उनको हमेशा सेफगार्ड करेगा, और इस तरीके से कान ऐसे पकड़ो, घुमा के पकड़ने से क्या होता है कि कंट्रीज़ को सच में ये बिलीव होता है कि हाँ भाई यूएस उनको सपोर्ट करेगा, यूएस उनका सहारा बनेगा, तो यूएस की सुप्रीमेसी डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट सुप्रीमेसी रहती है। लेकिन अब ट्रंप ने डायरेक्ट सुप्रीमेसी की बात करनी शुरू कर दी है कि भाई यूएसई है जो है वो किसी ऐसे मल्टीलैटरल फोरम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात उन्होंने किया और इसका पूरा फायदा यहाँ पर चाइना ने उठाया। शी जिनपिंग की पूरी जो स्पीच थी वो एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक स्पीच की तरह ली जा रही है। शी जिनपिंग ने गया, उन्होंने पूरा इस प्लेटफॉर्म को, इस पूरे फोरम को इस्तेमाल किया ये स्थापित करने के लिए नाउ चाइना इज़ द न्यू लीडर ऑफ द ग्लोबल लीडरशिप जो है वो अब चाइना के पास आ चुकी है, अब यूएस नहीं है। अगर आप एपेक का इंपॉर्टेंस देखोगे तो इसमें आपको पूरा इस रीजन की सारी कंट्रीज, लगभग सारी कंट्रीज मिल जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूएस, मलेशिया, जापान, ये सारी कंट्रीज, रशिया, ये सारी कंट्रीज मिलती हैं। शुरू में अगर आप एपेक को देखोगे तो एक पूरा फाइट था रशिया और यूएस के बीच में डोमिनेंस का, लेकिन रशिया धीरे धीरे वीक होता गया और उसके बाद आप देख ही रहे हो कि वॉर में फिर इन्वॉल्व, और उसके बाद रशिया में जो इकोनॉमिक टर्मोइल आया इस पूरे वॉर की वजह से, उसकी वजह से रशिया हैज़ टेकन अ बैक स्टेप और बैक स्टेज रशिया ने ले लिया है। अब यूएस के पास एकदम ओपन, बिल्कुल ओपन फ्री लैंड था कि वो आराम से इसको डोमिनेट करे इस पूरे मल्टीलैटरल फोरम्स को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं पावर में और उनकी पॉलिसी बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो एकदम से विड्रॉ कर जाते हैं इस पूरी समिट से। नाउ चाइना हैज़ एंटर्ड इनटू इट और चाइना ने इसको पूरा अपने फ़ायदे में बुनाया। चाइना ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो यूएस के जाने से पूरा जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके लिए जो सबसे सही हकदार है वो चाइना है, और ये उनका स्पीच खुद स्थापित करता है। आप अगर शी जिनपिंग का स्पीच सुनो जो उन्होंने एड्रेस किया है 21 इन सारी कंट्रीज़ को, उसमें उन्होंने कहा कि हम, चाइना जो है वो मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करता है, बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं है, चाइना मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो चाइना ने कही है, उन्होंने कहा कि जो पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को संभालता है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करना चाहिए। तो ये सब कह करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड का अगर कोई लीडर है या कोई बिलीव करता है, कोई लीडर है, तो वो चाइना है, यूएस नहीं है, क्योंकि यूएस तो विड्रॉ कर गया। अब इसके मायने क्या है, अब इसको बहुत सिंबॉलिक तरीके से क्यों देखा जा रहा है। देखो, ट्रंप ने ये करके जो चीज़ का लोगों को संशय था, जिस चीज़ का लोगों को डाउट था, उसको पूरा फुलफिल कर दिया, उस डाउट को सही ठहरा दिया है। कैसे? देखिए, ट्रंप जब पावर में आए तो तभी उनका इंटरेस्ट साफ दिख गया था कि वो ऐसे किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में बिलीव नहीं करते। उन्होंने नेटो को कमज़ोर किया लगातार, नेटो के खिलाफ बयान दिए, नेटो को कमज़ोर लगातार किया, फिर यूरोपियन यूनियन के ऊपर निशाना साध दिया, फिर ओपेक के ऊपर निशाना साधा, और अब एपेक से उन्होंने विड्रॉ ही कर लिया, मतलब क्वाड को कमज़ोर कर दिया, एपेक से विड्रॉ कर लिया खुद को। ये बात दिखाता है कि किसी भी प्रकार के मल्टीलैटरल फोरम में ट्रंप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और इसीलिए बहुत सारे जो कमिटमेंट था यूएस का मल्टीलैटरल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ, वो कहीं ना कहीं वीक होता है। और जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी का केंद्र रहा है मल्टीलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उससे ट्रंप बिल्कुल डाइवर्सिफाई करने की कोशिश, बिल्कुल अपने अलग वे में जाने की कोशिश करने लगे हैं। अब ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि जो आज तक अमेरिका बिलीव करता आया था, जो आज तक अमेरिका सबको बोलता आया था कि हमें मल्टीलैटरल वर्ल्ड के ऊपर बिलीव करना, हमें मल्टीलैटरल वर्ल्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन आखिर कहाँ गया? जब आप खुद ही उस फोरम को बनाते हो, ऐसे ऐसे फोरम स्टार्ट करते हो और खुद ही उससे गायब हो जाते हो, ट्रंप आते हैं और एकदम से अपनी पॉलिसी पूरी चेंज कर देते हैं। अब इसको एक बहुत बड़े ब्लंडर के तौर पर देखा जा रहा है। आप जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की कमेंट सुनोगे उसके ऊपर, कमेंट्स ऐसे आए कुछ कि ट्रंप को ऐसा लगता है आज की डेट में कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, लेकिन इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में सिर्फ उनके पास
न्यूक्लियर पावर, सिर्फ वो न्यूक्लियर पावर थे, इसीलिए वो अपना डोमिनेंस दिखा पाया। अदरवाइज जापान ने तो ऐसी तैसी कर ही दी थी, तो इसलिए वो दिखा पाया। आज की डेट में उनको याद रखना पड़ेगा, हर कंट्री न्यूक्लियर पावर है, हर बड़ी कंट्री के पास अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी है जो बहुत बड़ी है। कुछ तो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है और दुनिया को पता भी नहीं है, मतलब ईरान इज़ वन ऑफ देम। तो ट्रम्प को ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आज आप एक यूनिलैटरल वर्ल्ड नहीं बना सकते हो। तो ट्रम्प का पूरा कोशिश यही था कि मैं या तो यूनिलैटरल बनाऊं या तो बायलैटरल बनाऊं। वो बायलैटरली ज़्यादा मतलब इंगेज कर रहे थे, यूनिलैटरल वर्ल्ड वो बनाना चाहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए वो इन सारे मल्टीलैटरल फोरम्स को लगातार